आइटिस मतलब याद रखना है हमेशा इन्फ्लामेशन। किसी स्ट्रक्चर के बाद आइटिस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा उसका इन्फ्लामेशन। अगर किसी स्ट्रक्चर के बाद हम लगा देंगे इक्टोमी तो क्या हो जाएगा वेरी गुड सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो इक्टोमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल। जैसे बोलो एपेंडेक्टोमी है ना। एपेंडेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। वैसेक्टोमी मीन्स हाँ सर्जिकल रिमूवल ऑफ वासा डिफरेंस। ठीक है ना। वास डिफरेंस को मतलब सर्जिकली कट करके उसको टाई कर देते हैं। ठीक है फैमिली प्लानिंग के लिए। ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट करके और उसको टाई कर देते हैं बांध देते हैं। फिर नीट में पूछा हुआ है हिस्टेरेक्टोमी बोलो सर्जिकल रिमूवल ऑफ वेरी गुड सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। हिस्ट्रा है ना हिस्ट्रा वर्ड फॉर यूट्रस। क्लियर। तो ये आया हुआ है नीट में। तो हिस्टेरेक्टोमी 1-2 साल पहले ही आया था। तो इस तरह से इक्टोमी का मतलब हो गया सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट स्ट्रक्चर। क्लियर याद रहेगा। तो आइटिस लगा दिया तो इन्फ्लामेशन। इक्टोमी अगर कहीं भी आपको मिलता है लगा हुआ किसी ऑर्गन के साथ दैट मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट स्ट्रक्चर और ऑर्गन। कोलीसिस्टेक्टोमी कोली वर्ड इज फॉर CHOLE फॉर गॉल ब्लाडर। हमने पढ़ा था कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन जो गॉल ब्लाडर के ऊपर क्या करता है एक्ट करता है और वहां से क्या रिलीज कराता है हाँ वेरी गुड बाइल। ठीक है ना। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जहां भी CHOLE वर्ड होता है दैट मीन्स गॉल ब्लाडर से रिलेटेड कुछ है। तो कोलिसिस्टेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ गॉल ब्लाडर। कोलिसिस्टेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लाडर। तो इस तरह से हमें याद रखना है। तो देखो कुछ चीजें बाहर से भी आती है NCERT की लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम बहुत इधर उधर की चीजें पढ़ने लगे। 300-320 नंबर आप 360 में से इजीली ला सकते हैं बायो में NCERT पढ़ के। जो 40 मार्क्स हैं यानी 360 में 360 लाने के लिए सिर्फ वो मेहनत से नहीं होगा वो आपकी किस्मत लक पे डिपेंड करता है। प्लस 3 घंटे में आप किस तरह आपका स्टेट ऑफ माइंड है आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है या कम है आपको लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। प्लस हाँ तो इस तरह से लक बोल सकते हो आप उस समय कैसा है 3 घंटे में आपका स्टेट ऑफ माइंड उस पर बोल सकते हो। लेबर मतलब मेहनत तो है ही। तो इस तरह से 360 तभी आता है किस्मत भी होनी चाहिए। आपने सोचा कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं या थोड़े से बाहर रहते हैं जो आपको उसी समय सोचना पड़ेगा वो कोई टीचर नहीं बता सकता आपको या किसी बुक्स में नहीं मिलेगा वो चीज़। वो आपको वहीं पे सोचना पड़ेगा कोरिलेट करना पड़ेगा 2-3 कंसेप्ट को जोड़ के वो क्वेश्चन रहता है। आपने पढ़ा हुआ है लेकिन उस समय आपको अगर कोरिलेट कर पाते हैं तभी आप जवाब दे पाएंगे नहीं तो नहीं देंगे। कुछ तो डायरेक्ट आते हैं जैसे पूछ लेगा कॉन्जुगेट एंजाइम इक्वल टू या हॉलो एंजाइम इक्वल टू। ठीक है ना। हॉलो एंजाइम इज 4 ऑप्शन रहेगा एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर एपो एंजाइम कुछ और लिख देगा इस तरह से। तो डायरेक्ट आपको NCERT से मिल गया। लेकिन कुछ 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो NCERT में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। आप पढ़े हुए होंगे आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा अपना माइंड 2-3 कंसेप्ट को मिला के। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो NCERT वाला लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना उसको बार बार पढ़ा कीजिए। अगर आपको यहाँ पे उतना नंबर नहीं आता और हमें नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं बोला है NCERT में वो इम्पोर्टेंट नहीं है नीट के लिए वो यहाँ के एग्ज़ाम के लिए है या यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप C2 का मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन वैसा उतना नीट में नहीं आता है। तो जो नीट का है वो मैं आपको बता देता हूँ कि NCERT का है नीट का है। तो अगर हमें सिर्फ नीट के बारे में सोचना है तो सिर्फ हमें NCERT पढ़ना है।
हाँ, यहाँ पे आपको दिक्कत जरूर आएगी, यहाँ पे आपके नंबर 40 से 50 नंबर कम आ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। यानी तब भी 180 का, अगर जूलॉजी की बात करूँ मैं, जू पोर्शन की, तो उसमें आपके जरूर 100 से ऊपर मार्क्स आएंगे, 180 में 120 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। लेकिन हाँ, नीट में इजीली आप 300 एबव क्रॉस कर जाएंगे अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी बार बार और उसको समझ के याद करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही रट लिया, क्योंकि जब नीट आएगा तो उस समय अगर हम दोनों एनसीईआरटी ही कंपाइल कर ले तो उसको आप जोड़ोगे तो इतनी मोटी बुक हो जाती है, तो उसी को याद करना मुश्किल हो जाता है। अभी तो टॉपिक वाइज है तो हमें याद रहता है, चलो भाई इधर एनोमर भी याद है, ईपीमर भी याद है, कहाँ से क्या हो रहा है, अल्फा बीटा सब याद है। लेकिन जब सारे टॉपिक एक साथ आएंगे तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एनसीईआरटी वाला तो बिल्कुल पढ़ना है, इधर उधर का जो भी चीज़ है बस वो नॉलेज रखो आप, और जितना याद रहता है याद रहे, लेकिन एनसीईआरटी के कॉस्ट पे नहीं, वो बिल्कुल हमारे लिए एक सुसाइडल कंडीशन होगा। एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन आता है अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है हमारे लिए। तो वो पहले हमें पढ़ना है, वो तो ज़रूर आना चाहिए, उसके बाद कोई चीज़ आए या ना आए वो बात की बात है। तो यहाँ पे भले ही हमें कुछ कम नंबर, वो हम अपने गार्जियन को भी बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो नीट में नहीं आते वो थोड़ा यहाँ बाहर आ जाता है, ज़्यादा पढ़ाते हैं, इस तरह से हम उनको, नहीं तो आप मेरे से बात भी करवा सकते हो, मैं उनसे बात कर लूँगा। लेकिन जितना हमारा कैपेसिटी उतना ही पढ़ना। अगर आपको ये याद होता है सारा कुछ, मैं खुद बता देता हूँ कहाँ एनसीईआरटी है, कहाँ एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ एनसीईआरटी नहीं है वो अगर आपसे याद होता है तो बहुत सही, नहीं होता है तो और भी अच्छा है, आप छोड़ो उसको, ठीक है। और यहीं पे उस तरह से अपना प्लान बताओ कि मेरी, क्योंकि सबकी लिमिटेशंस होती हैं, हर कोई टॉप नहीं कर सकता, हर कोई, सबके पास है, मेरे साथ भी कुछ मजबूरी है, आपके साथ भी कुछ है, तो सबका लिमिटेशन है। सब कोई अगर पढ़ने ही लग जाएगा, सबका माइंड एक ही जैसा रहेगा और सब सारे एक ही जैसा मेहनत करेंगे तब तो हो गया, बहुत प्रॉब्लम और क्रिएट होने वाली है। 16 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं और अगर समझो कि 16 के 16 लाख पढ़ने वाले हो गए और उतना ही मेहनत कर रहे हैं, तब तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, है कि नहीं। तो उसमें मात्र 16 लाख में 1 लाख बच्चों में फाइट होता है बस। 15 लाख क्या होते हैं, तो वो एक पैसा देते हैं एनटीए को या गवर्नमेंट को कि चलो भाई आपको एक फॉर्म के रूप में हमने पैसा दे दिया। कुछ लोग एग्ज़ाम देखने जाते हैं, कैसा है, कुछ लोग कोटा पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जाके अपना इधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में घूम घूम के खाते पीते हैं। तो हर तरह के बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो हमें अपना लिमिटेशन देखना, हर कोई नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कि मुझे भी सब कुछ आता है या मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, वैसे सबकी है। तो आप अपना देखो कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। अब ऐसा नहीं, अगर हमसे हो पाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अब ये सब पूरा इधर उधर याद करने के चक्कर में एनसीईआरटी निकल जाए। तो एनसीईआरटी याद रखना है, उसके बाद अगर ये सब हमें समझ में आता है जो थोड़ा सा बाहर है तो बहुत सही है, नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अपना गोल डिसाइड करो कि कहाँ मुझे क्या करना है। अब ये नहीं कि इधर उधर पढ़ने के चक्कर में हमसे एनसीईआरटी भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो रहेगा, जैसे हिस्टेक्टोमी है, कहीं एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी, तो या तो वो टीचर बताएगा या हो सकता है कहीं आपने पढ़ लिया हो, किसी बुक में आपको मिल जाए या कहीं भी मिल जाए। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। क्लियर, मतलब मेन है कि एनसीईआरटी हमें पूरी तरह से पढ़ना है, उसके बाद जितना हो जाए वो अच्छा है, बस एक लाइन में ये सब। क्लियर, तो यहाँ तक कंप्लीट रब कर दें इसको। हाँ, तो देखो 3D सिम्टम था ना, तो एक तो डर्माटाइटिस लिख लेना, एक इसमें है डायरिया एंड थर्ड इज डिमेंशिया। डिमेंशिया इज मेमोरी लॉस। डायरिया आपको पता है, जब बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और जो फीकल मैटर है उसका लिक्विड कंटेंट, मतलब काफ़ी वाटरी स्टूल जब पास हो और बार बार पॉटी के लिए जाना पड़े, दैट इज डायरिया। ठीक से ट्रीट नहीं हुआ तो 4th D आ जाता है, दैट इज डेथ। इसलिए टाइम पे काफ़ी खतरनाक बीमारी है।
तो ट्रीटमेंट जरूरी है टाइम पे। क्लियर? उसके बाद राइबोज का भाई है डीऑक्सी राइबोज। ये कहाँ मिलेगा? वेरी गुड, डीएनए में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन डीएनए और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हो आप। HOH होगा। और सेकेंड मतलब डीऑक्सीराइबोज बनता है किससे? है डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोज, डीऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोज एट कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 से, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया राइबोज का, देखो राइबोज का ऐसा स्ट्रक्चर है और ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2। डीऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेशन मतलब रिमूवल, डी हटा देना, ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन डालना, डी मतलब वहां से रिमूवल। तो यहां से अगर हम ये O रिमूव कर दें कार्बन नंबर कितना 2 से, तो कार्बन नंबर 2 से हमने ऑक्सीजन हटा दिया, रिमूवल कर दिया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोज। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं HOH और यहाँ पे H और H, मतलब ऑक्सीजन हट गया, तो ये बन गया क्या? डीऑक्सीराइबोज। तो ये इसका स्ट्रक्चर और सारा कुछ सेम होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ 6 नहीं 5, पेंटोज शुगर है ना। राइबोज क्या था? पेंटोज शुगर था। तो पेंटोज शुगर पे फिट करो ना फॉर्मूला, C5 H10 एंड O, तो एक हटा दिया ना 4। हाँ आप सही पकड़े हो, यानी O4 होगा। तो एक ऑक्सीजन कम हो गया। तो इतना मेन है। अगर एक दो कुछ और मॉड्यूल में मिलता है तो उसको याद कर लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इन पे, इतना इम्पोर्टेंट है ये। कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आगे आपको मदद मिलेगी इन चीज़ों से। हाँ क्या है? ऊपर चाहिए। कहाँ ऊपर चाहिए? कहाँ OH? किसमें? राइबोज का है यार ये ना। राइबोज में देखो, राइबोज में ऐसा ही है, सब में थोड़ी हो। एक ही चीज को पकड़ लेते, वो ये है किसके लिए? हेक्सोजेस के लिए है। पेंटोजेस के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, HOH ही रहता है। मतलब थर्ड कार्बन पे ऐसा नहीं, जो OH लिखा है वो ग्लूकोज है, सबके लिए लिखा है, फ्रक्टोज के लिए, इसके लिए नहीं। ठीक है?
पेंटोजेंस के लिए ऐसे ही होगा। फिर एक चीज और याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमने पढ़े उसमें OH ग्रुप हमें हमेशा मिला, फिर ये ग्रुप हमें मिलता गया, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल, है ना, और इसका नाम क्या है, एक तो कीटो ग्रुप बोलते हैं, नहीं तो इसका नाम है कार्बोनाइल, ऐसे भी याद रखना। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड ऐसे करके उसमें कौन सा दो ग्रुप हमें मिलता है, दिस इज हाइड्रोक्सिल एंड दिस इज कार्बोनाइल, यही मिलता है ना। OH कितनी जगह, बहुत जगह, हर जगह देख रहे हैं हम, और ये भी फ्रक्टोज में, कुछ में जो भी कीटोजेज है, तो ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। क्लियर? तो हाइड्रोक्सी एंड कार्बोनाइल, ये भी याद रखना, कभी नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हुआ है। कार्बोनाइल बोलते हैं इसको, और OH को हाइड्रोक्सी। तो ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स उसके बाद कुछ डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, बस इनका नाम लिखा है, एमाइनो सुगर्स। एमाइनो सुगर्स क्या होते हैं, देखो, अगर ये ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 6, मान लो एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और इसके कार्बन नंबर 2 पे OH को मैंने रिमूव किया और यहाँ पे लगा दिया NH2, दैट इज एमाइनो ग्रुप, NH2 लगा दिया मैंने, और सारा सेम होगा। क्लियर? तो ये हो जाता है क्या, ग्लूकोसामाइन। इस शुगर का क्या नाम हो गया, ग्लूकोसामाइन। तो एमाइनो शुगर्स आर formed by replacement of OH group by NH2 group at carbon 2। तो कार्बन नंबर 2 पे अगर आप हटा दोगे तो ये बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोसामाइन। वैसे ही इसका भाई है क्या, गैलेक्टोसामाइन। ठीक है? कब, अब गैलेक्टोज के ऊपर कार्बन नंबर 2 पे उसका OH चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, गैलेक्टोसामाइन। ठीक है? तो ऐसे हो गए एमाइनो शुगर्स। फिर ऐसे ही होते हैं
उसके बाद शुगर एसिड्स। शुगर एसिड्स में क्या होगा, जो CHO है या CO होता है, दो ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है ना, CHO या C डबल बॉन्ड O, इन दोनों ग्रुप का अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन कर दो और ये बन जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। जितने भी शुगर है उसमें क्या है, ये दोनों ग्रुप मिलते हैं, अगर इनका हम ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और वो हो जाएगा शुगर एसिड। फॉर एग्जाम्पल CHO है 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा हमने, और इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये बन गया, ये 1 2 3 4 5 6, सारा कुछ सेम रहेगा, क्लियर। बस यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोलेंगे हम ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ग्लूकोज से तो ग्लूक्यूरोनिक एसिड, गैलेक्टोरोनिक एसिड, ठीक है, या स्कॉर्बिक एसिड, ये सारे क्या है, शुगर एसिड्स हैं। एक लास्ट इसमें लिख लेना, शुगर अल्कोहल। तो शुगर अल्कोहल कैसे बनता है, इसमें क्या करेंगे, जैसे ग्लूकोज है तो सॉर्बिटॉल, इस तरह से मान लो एक दो बनता है, एक बनता है मैनिटॉल, ये एग्जाम्पल है शुगर अल्कोहल का, और एक है सॉर्बिटॉल। तो मैनिटॉल बनेगा मैनोज से, और ये बनेगा ग्लूकोज से। तो इतना ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम शुरू कर देंगे। डाइसेक्राइड, मतलब जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है वहां पे फिर OH लगा दो, ठीक है ना, जैसे एसिड बनाया था वैसे ही अगर OH लगा देंगे एल्डिहाइड के जगह पे,
इस वाले पे, तो वही बन जाएगा मैनिटॉल, और ग्लूकोज के जगह पे तो सॉर्बिटॉल। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे डाइसैक्राइड।